नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। योर माइंड ओपनर चैनल ने आज से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका शीर्षक है कर्म योगी। कर्म योगी प्रोग्राम के तहत हम ऐसे लोगों से समाज को रूबरू कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं जो समाज के लिए समर्पित हैं, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार से बहुत दूर है। वो किसी भी तरह की दिखावे में विश्वास नहीं रखते, लेकिन दिन रात दूसरे की सेवा कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, किस तरह से तन से, मन से, धन से वो लोगों की मदद कर सकें, उनका प्रयास केवल यही रहता है। हमारा चैनल का प्रयास है कि हम ऐसे लोगों को समाज के सामने लाएं, उनके बारे में बताएं, उनसे प्रेरणा ले सके समाज, ताकि और समाज के लोगों को पता लग सके कि जिन्हें आप बहुत साधारण लोग समझते हैं वो देखने में साधारण है, लेकिन उनके कार्य असाधारण है। और इन असाधारण कार्यों के चलते अगर हम उनको अप्रिशिएट ना करें, अगर हम उनकी मतलब प्रशंसा ना करें, तो ये हमारा कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। तो हमने इसी मुहिम को चलाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। हम ऐसे समाज सेवियों को नमन करते हैं जो दिन रात समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं और हर वक्त कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जीवन दूसरे के लिए काम आए। हम ऐसे कर्म योगियों को इस चैनल की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से नमन करते हैं। आज हम इसी कड़ी में हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान हमने आमंत्रित किया उनको, और वो हैं जाने माने क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, और मैं इस चैनल की तरफ से थोड़ा सा उनको ब्रीफ उनके बारे में बता दूं ताकि लोग जाने कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं बता दूं कि इनका जन्म 1973 में हुआ था दिल्ली में। ये दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप है। दिल्ली के स्कूल में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्राइमरी एजुकेशन सारा इन्होंने दिल्ली में लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबिंदो कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी की डिग्री 1999 में ली, और उसी साल इन्होंने एनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपना कराया, और तब से लेके आज तक ये लीगल फ्रेटर्निटी के स्टार के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआती दौर पे अपनी जो प्रैक्टिस है वो सिविल एडवोकेट के सिविल केसेस के लेकर के की, और सिविल केसेस में इन्होंने देखा कि किस तरह से बुलंदियों को छुआ जा सकता है, लेकिन हालात बदले और सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि इन्हें क्रिमिनल साइड में भी आना पड़ा। और जब क्रिमिनल साइड में आए तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनके पास कुछ इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस आए, और जिसमें इन्होंने अपने आर्गुमेंट से, अपनी दलीलों से और अपने कैलिपर से न केवल जजेस को प्रभावित किया, बल्कि दूसरे और जो तमाम सीनियर एडवोकेट्स थे उनको भी प्रभावित किया। और उसी प्रभाव में उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया, अपनी एक जगह बनाई। और मैं बता दूं कि दीपक शर्मा जी का कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि इनके जुडिशरी से रिलेशन रहे हों, इनके कोई मतलब फादर या जो भी बड़े लोग हैं वो जुडिशरी में या बड़े सीनियर एडवोकेट्स रहे हों, या इनको कोई उनकी तरफ से कोई विरासत में जुडिशरी का कुछ मिला हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो भी किया अपने दमखम पे किया। ये एक इनका इस फेटर्निटी में आने का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है। बाकी और बहुत सारी बातें होंगी और मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जहां ये एक सुलझे हुए वकील है, जहां ये एक बहुत समझदार और मैच्योर किस्म के अधिवक्ता के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर समाज में इन्होंने एक अपनी अलग पहचान भी बनाई है, जिस पहचान को इन्होंने छुपा के रखा। मैं उसी पहचान के बारे में आज आपका परिचय कराऊंगा कि दिखने में बहुत दबंग और दिखने में बहुत कठोर लगने वाले दीपक शर्मा समाज के दर्द को जब देखते हैं, जब महसूस करते हैं, तो किस तरह से अंदर तक हिल जाते हैं, इसकी मैं कई मिसालें आपको पेश करूंगा। पिछले 1.5 साल में आपने देखा सब तमाम लोग कोरोना से पीड़ित रहे, तमाम लोग इससे इफेक्टिव रहे, और हम में से अधिकांश लोग, मैं कोई परसेंटेज दे के उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ 90, 80 या 95, हम लोग अपनी जान बचाने के लिए
अपने परिवार को बचाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि गवर्नमेंट की सो कॉल्ड पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए हम अपने घरों में दुबके रहे, हम बाहर नहीं निकले। और बाहर ना निकलने के कई कारण रहे, सबसे बड़ा कारण रहा अपनी अपनी जान बचाना। और लेकिन उस वक्त में जो घरों से बाहर थे, उनकी मदद करने के लिए कौन आता, ये आप बहुत सोचने का विषय था। और इसी उसमें मुहिम में इन्होंने अपनी जान पर खेल करके ये घर से बाहर निकले। इन्होंने उन लोगों की सेवा की जिनका कोई नहीं था। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, 30,000 इनकी कर्म भूमि है, 30,000 में इनका चैम्बर है। 30,000 कोर्ट में वकीलों के वेलफेयर के लिए एसोसिएशंस ने कुछ किया या कुछ वकील भाइयों ने किया, वो एक अलग बात थी। लेकिन एक तबका था जिसको लोग भूल गए थे या जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया था। वो तबका था वकीलों के मुंशी और 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करने वाले ऐसे क्लास 4 कर्मचारी या ऐसे स्वयं सेवक टाइप कर्मचारी जिनकी कोई नौकरी नहीं थी लेकिन वो वहां काम करते। उनके सामने रोटी की समस्या थी। पूरा शहर बंद था, पूरे शहर के दुकानें बंद थी, रेस्टोरेंट्स बंद थे, सब कुछ बंद था। और ये सब कुछ बंद होने के बावजूद भी कोई अगर शख्स निकले, कुछ बहुत निकले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल और केवल दीपक शर्मा ही निकले, बहुत से शख्स निकले, उनमें दीपक शर्मा एक शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डेली का रूटीन बना लिया। इन्होंने उसको अपना पैशन बना लिया कि 30,000 में आना है, उन लोगों को फीडिंग करनी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके लिए दूध की व्यवस्था करनी है, उनके और दूसरी जरूरतों का सामान अपने घर से ला ला के उनको दिया। क्योंकि बाजार बंद थे, एक समय वो भी था जब कंप्लीट लॉकडाउन पूरे ऑल ओवर इंडिया था, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं। मैं दूसरे काम में था, मैं कोरोना से जो पीड़ित लोगों की मृत्यु हो रही थी या जो हॉस्पिटलाइज थे, मैं उनमें लगा हुआ था। लेकिन मैं फिर भी, मेरी निरंतर इनसे बात होती थी और मैं कई बार जब सुबह 7 बजे 8 बजे जब मैं 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आया तो मैंने देखा ये अपने हाथ से उनको खाना खिला रहे हैं, किसी को कोई सामान दे रहे हैं। तो ये जो पैशन थे मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये उम्र में छोटे हैं लेकिन कर्म में मेरे से बहुत बड़े हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं कितना कहूँ, जितना कहूंगा उतना कम मैं समझूंगा हुआ। इसके अलावा उन लोगों को तो फीडिंग किया ही किया, उन लोगों को तो शेल्टर दिया ही दिया। 30,000 कोर्ट में जो लोग आते हैं उनको पता होगा कि 30,000 कोर्ट में बहुत बड़ी संख्या में बंदर हैं, मॉन्कीज बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्ट्रे डॉग्स हैं। अब जब हम सब लोग वहां जाते थे तो उनका कहीं ना कहीं से फीडिंग होता था। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन में जब कोर्ट कचहरी के ताले लगे हुए थे, तमाम चैम्बर्स बिल्कुल सील्ड थे, उस वक्त उन बंदरों को, उन स्ट्रे डॉग्स को हुक्मरी से बचाने वाला अगर कोई शख्स था तो वो दीपक शर्मा था। हमने आज इसलिए उनको कर्म योगी की उपाधि हम दे रहे हैं कि उस वक्त वो घर से दूध ला करके इधर उधर से अरेंजमेंट करके बंदरों के लिए, उनके लिए केले या चने या और जो सामान को ला सकते थे ला करके डेली उनको खिलाना, बिना नागा के खिलाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। तो मैं ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें मैं आपको आगे बताऊंगा। डेडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशांत कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा डेडा जी, आप कुछ दीपक शर्मा जी के बहुत क्लोज आप रहे हैं और रहते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में बताएं, जो बातें मुझे नहीं पता है। आपके थ्रू समाज को पता लगनी चाहिए, फेटर्निटी को पता लगनी चाहिए। दीपक, वो रवीश जी सॉरी। आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, भाई साहब ने कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जो कभी छुपा के किया हो। जो किया वो हमेशा खुले में किया, चौड़े में किया, सबके सामने किया। किसी की मदद करनी हो बट ये काम छुप हमेशा के खुल कर रहे के थे, की। किसी को प्रचार प्रसार में नहीं थे। इवन इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई फोटो, मैं एक दिन फोटो लेने लगा तो फोटो नहीं लेने दिया मुझे। वो एक सर वो अजब इसलिए किस्म की, कि मैं मेंटेलिटी को, उसी मेंटेलिटी को सलाम करता हूँ। हाँ, वो जी, इसलिए कि भाई लोग क्या सोचे क्या नहीं, ये था कि भाई अपना काम है, सिर्फ अपना कर्म करना है, गुणगान नहीं करना उसका, अपना कर्म करो और अपना आगे चल लो। मैंने सर वो टाइम भी देखा है और जितने भी लोग भाई साहब को जानते हैं, दीपक भाई साहब को, सभी को पता है अगर किसी को कोई भी परेशानी है, किसी भी वकील भाई को कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी है, वो एक बार इन्हें पता लग जाए, वो एडवोकेट खुद आए या ना आए, अगर भाई साहब को पता लग गया परेशानी है तो भाई साहब खुद ही चले जाते हैं। सबसे अच्छी और जो दी बेस्ट मुझे भाई साहब की बात लगती है
एक तो होता है आदमी परेशान है, वो कहता है यार मैं वहां जाऊं, नहीं, किसी की परेशानी इन्हें पता लग गया तो ये खुद ही उस परेशान के पास चले जाते हैं, हेल्प भी करते हैं और फिर बोलते हैं भाई ये तेरा काम हो गया, किसी को ये मत बोलना कि ये काम मैंने किया है, तेरा मेरे थ्रू हुआ है, आपका काम था, ये काम आपने खुद किया है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक वकील साहब का चैम्बर आज से 2-3 साल पहले सील हो गया था, बार एसोसिएशन ने कर दिया था, कोई वजह रही होगी उस बात की। जैसे ही भाई साहब को पता लगा, भाई साहब ने उन वकील साहब को ढूंढा, उनके पास गए और वो उनके चैम्बर की सीट खुलवा के उन्हें वापस दी। तो ऐसे महान काम हमारे भाई साहब करते रहते हैं और किसी को ज्ञान भी नहीं होता इन बातों का, किसी की परेशान नहीं हो। यही तो मैं पब्लिक में लाना चाहता हूँ डोमेन में, कि जो इनके काम है वो कुछ ही दिखते हैं, कुछ 2-4-5% काम ही दिखते हैं, जैसे वकीलों की मदद कर देना, किसी दो आदमियों का झगड़ा हो रहा है उसको ये काम इस कारण से कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जो परिवार है वो मजबूत परिवार है। जी जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इसका अकेला श्रेय परिवार को देना चाहते नहीं है करना जी। लेकिन निशांत जी कुछ परिवार है कहना मेरा। चाह रहे हैं? निशांत अनम्यूट कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। सर सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा राकेश सर को और रवि सर को कि मुझे मौका दिया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर सर आपको एड्रेस कर रहा हूँ। सर एक्चुअली ये फर्स्ट एपिसोड है कर्मयोगी सीरीज का, तो थोड़ी सी चीजें जो मैं समझता हूँ, हो सकता है सर मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, सर आप सीनियर हैं, आप सब मुझे करेक्ट करें तो बढ़िया रहेगा। सर कर्मयोगी से जो मैं समझता हूँ, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है श्रीमद् भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता में कई चीजें बताई गई है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कई लोगों को नहीं पता कर्मयोग है क्या, कर्मयोगी कौन होता है। बीइंग अ फॉलोअर ऑफ भगवत गीता मुझे थोड़ी सी नॉलेज है। भगवत गीता के अंदर कई चीजें बताई गई हैं, कई योग बताए गए हैं, सांख्य योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब कर्म योग क्या है, थोड़ी सी अगर मैं 2 लाइन में मैं आपको बताऊं, कर्म योग वो लोग हैं, अक्सर लोग श्रीमद् भगवत गीता को समझते हैं कि एक रिलीजियस टेक्स्ट है, कुरान और ये सारी चीजें एक रिलीजियस टेक्स्ट है, लेकिन जो भगवत गीता है ये सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये हमें सिखाती है वे ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता कर्म योग का मतलब है एक कोई साधु नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं है जैसा लोग समझते हैं। कर्म योग का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस समाज में रहता है और इस समाज में निरंतर अपने कर्म करता रहता है और अपने कर्म से इस समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है सत्य कि आप जो चले जाते हैं, लोग हिमालय चले जाते हैं और समाधि ले लेते हैं, ये नहीं करना है, आपको कर्मयोगी बनना है। और मुझे लगता है कि दीपक सर बिल्कुल ठीक एकदम कर्मयोगी है, जो मुझे लगता है एकदम दो ठीक लोग आपने और चयन जुड़े किया हुए है। हैं, मैं उनसे राकेश कहूंगा वर्मा अपना सर माइक भी ऑन कर ले और वीडियो भी ऑन कर ले। 2 लोग और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी 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 निशांत जी, निशांत जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही है। जी जी। तो सर कर्मयोगी से तो मैं ये समझता हूँ कि कर्मयोगी दीपक जी बिल्कुल खड़े उतरते हैं उस उपाधि पे। तो अब मैं दीपक सर से सर कुछ एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर सर इजाजत है तो। जी जी सर नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आपके घर में सब ठीक होगा। सर आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और खास तौर से वकील भाइयों के लिए आप खड़े रहते हैं। ये मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए 30 में, आपको भी पता सर आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैंने एक चीज जो देखी है, सुनी मैंने आपके बारे में सर, बहुत चीजें हैं कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ किया है आपने। लेकिन एक चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो ये है कि किसी भी वकील भाई को कोई दिक्कत है, आप वहां खड़े हो, आप वहां खड़े रहते हो। तो सर इस दौरान, इस कोविड के दौरान हमने ये चीज देखी है कि आप हैं सर, और आप जैसे एक हमारे कई सीनियर्स भी हैं जो वकील भाइयों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। इवन जो हमारी बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, वो कई स्कीम्स निकाल रही है, लाइक राशन दे रही है और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। लेकिन एक चीज जो मुझे खटकी, मैंने अभी 2 दिन पहले न्यूज में पढ़ी है कि हमारी कम्युनिटी के एक एडवोकेट साहब ने फेक रिपोर्ट बनाई कोविड की, और उस फेक रिपोर्ट के दम पर उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस ले ली। निशांत जी को एक नहीं है, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसको हम यहाँ ना चर्चा करें, कोई एक अलग चीज है, बिल्कुल वो अलग चैप्टर है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि दीपक सर आपका क्या व्यू है इस बारे में? आपका बस एक व्यू जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं। चाहिए होते हैं, हमेशा ये सोचना चाहिए होता है कि हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें गवर्नमेंट से कभी कोई सपोर्ट नहीं रही है,
और सबसे ज्यादा हमारा वर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे में से जो भी गवर्नमेंट में जाके बैठे, उन्होंने पीछे मुड़ के कभी हमें देखा नहीं। हमने हमेशा ये सोचा कि हम वकील भाइयों को, अपने सीनियर्स को चुनाव जिताते हैं और आगे भेजते हैं, वो गवर्नमेंट का जाके पार्ट बनेंगे, सिस्टम का पार्ट बनेंगे और वो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमेशा एक्सपेक्टेशन के उल्टा काम आया कि वो जब भी वहां गए तो उन्होंने कभी वकीलों के, हमारी बार के लिए या मेंबर्स के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए कभी कुछ सोचा नहीं। और हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम खुद ही कुआं खोदते हैं और खुद ही पानी पीते हैं, हमारे लिए वो कुआं भी नहीं खोदता है। हम आपस में ही पैसा इकट्ठा करते हैं, बार काउंसिल में एनरोलमेंट के टाइम पे देते हैं, बार एसोसिएशन में हम देते हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से बार काउंसिल चलती है या बार एसोसिएशन चलती हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअली नीडी लोग हैं उन तक ये जो मदद है वो नहीं पहुंच पाती है। तो इसको मैं हमेशा कंडेम करता हूँ और इस तरह की जो एक्टिविटीज है उनकी खिलाफत करता हूँ, और वो कभी काम करने नहीं चाहिए होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। कादियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सर, प्रदीप जैसे कादियान अभी जी, रोहिणी कोट से। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। जी बताएं, दीपक जी आज हॉट सीट पर हैं, कर्म योगी दीपक योगी। जी बताएं कुछ, दीपक जी सर, से बातचीत, दीपक जी के बारे में क्या कहेंगे? हमारा सिलेक्शन गलत तो नहीं है? सर मैं यही कहूंगा कि दीपक शर्मा जैसे वकील और भाई सदियों में एक बार पैदा होते हैं, और ये सच्चे हितैषी हैं भाइयों के और वकील समुदाय के। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और इनकी मुंह से निकली गई कोई भी बात मैंने हमेशा से देखा है सदैव वकीलों के हित में होती है। जब भी वकील समुदाय को कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो दीपक शर्मा जी हमेशा आगे बढ़ के जो है ना पेश आए हैं, और उन्होंने वकील जो है सुरक्षा के लिए और उनके वेलफेयर के लिए जो है अच्छे कदम उठाए हैं। मैं तो जब जब यही कहूंगा कि हमें भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दीपक भाई आगे आके कहते हैं भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, और वो जो है ना एक छोटे भाई की तरह हमारे साथ पेश आते हैं, किसी के साथ छोटे भाई की तरह, किसी के साथ बड़े भाई की तरह, और इनकी वकालत पे तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े केसेस किए हैं, और जहां तक अभी मैं सुन रहा था दीपक जी को कि वकील खुद ही कुआं खोदता है और खुद ही पानी पीता है, यहाँ पर वकील समुदाय में मैं यही कहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री भी दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी दिए हैं, लॉ मिनिस्टर भी दिए हैं, पहले भी लॉ मिनिस्टर जो है ना एडवोकेट रहे हैं, अब करंट में जो रिव्यू जी आए हैं वो भी लॉ मिनिस्टर रहे हैं, आज के राष्ट्रपति भी हमारे बीच में से गए हैं, वो भी वकील हैं हमारे। लेकिन दीप में काश मेरा वीटो पावर होता, मैं दीपक भाई को कहता कि आप लॉ मिनिस्टर बन जाते या आप हमारे राष्ट्रपति बन जाते। सच बता नहीं, रहा हूँ बिल्कुल आपको। ठीक है, अपने जो अच्छे लोग हैं दे शुड बी प्रमोटेड। यस, मैं यही कहूंगा सर कि दीपक जैसे भाई सच में सदियों में एक बार पैदा होंगे, जी देख भी नहीं पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि अपने छोटे भाई में अपने कंटेम्प्रेरी हैं कि मैं और ये एक साथ वकालत करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो मैं अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि अगर किसी को मेहनत करनी है, किसी को शानदार वकील बनना है, ईमानदार वकील बनना है, और वकीलों के लिए लड़ने की प्रेरणा अगर किसी से लेनी है तो वो दीपक शर्मा जी से ले। ये कुछ छोटे छोटे शब्द हैं हमारे, तो मैं इससे ज्यादा तो क्या कहूँ कि अगर परमात्मा अगर कहीं किसी दुनिया में किसी भी रूप में है तो भाई को आशीर्वाद दे, और ये अपने जितने भी उद्देश्य जो उन्हें अपने सेट किए हैं लाइफ में, ये इनको पूरा करने में जो है ना कामयाब हो। जी सर। इसके अंदर तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो एक कहते हैं करता है तू नाम हो रहा है मेरा, तो मैं तो हमेशा लेट पहुंचता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे प्रदीप भाई हैं, ये कोई मुद्दा होता है, ये अड़ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मेरे को फोन आता है कि भाई ऐसे छोटे भाई फटाफट आ जाए यहाँ पर और ये प्रॉब्लम हो गई है। बट ऑब्वियस है मेरे को पहुंचने में 1 से सवा घंटा लगता ही है, कहीं पे पहुंचना होता है, रोहिणी कोर्ट पहुंचना हो या मेरे को किसी और पुलिस स्टेशन पहुंचना हो या कहीं पे पहुंचना हो। तो जो स्टार्टिंग की लड़ाई होती है ना, वो सबसे टफ लड़ाई होती है। उस समय आपकी जिस सिस्टम से लड़ाई चल रही है, चाहे वो पुलिस फोर्स से चल रही है, चाहे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या एजेंसी चल रही है, तो जो फ्रंट वॉरियर, अब मैं उनको कह सकता हूँ कि जो पहले रो के वॉरियर होते हैं, वो प्रदीप कादन भाई हैं। नहीं दीपक भाई, ये उस समय उस मोर्चे को संभाल कर रखे होते हैं कि हम तो वो हैं जो पीछे से जी, ये भी हमारे राडार में है चैनल के। अगला या उससे अगला शायद हम हॉट सीट पे यही होंगे, मैं अभी बता रहा हूँ।
हमारे साथ तो विजेता शर्मा अब भी जुड़ी है। प्रदीप भाई का विजेता फोन आ आवाज आ रही जाता है? है कि छोटे हाजिर हो जा, तो हम हाँ तो सर, सब चल पड़ते बिल्कुल। हैं बड़े भाई का आवाज सुनते ही। तो विजेता जी, लेकिन उस आज पीरियड हमारे के अंदर उस चैनल लड़ाई में को संभाले रखना, रोके रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और प्रदीप सर भाई हमेशा उस लड़ाई को संभाले रखते हैं। और वो बस वो जीत हो रही होती है और हम पहुंच जाते हैं, प्रदीप भाई सारा उठाते हैं, हमारे डाल देते हैं कि ले जी ये दीपक आया तो इसने ये कर दिया। वो नहीं असल सर, में दीपक ही भाई करते हैं, सारे हम हमारे तो करते हैं सर काम। करते ही जी। हैं वो, हम तो हाँ, आपकी शक्ति को लेके पहुंच जाते हैं वहां पर। ठीक है। अभी अभी हमारे साथ विजेता शर्मा एडवोकेट 30 जारी कोर्ट से जुड़ी हैं। विजेता, आपका स्वागत है। आज कर्म थैंक योगी यू सर। के रूप में हमारे बीच में दीपक शर्मा है। इनके बारे में कोई आपका अनुभव कुछ कहना चाहेंगी? सर बस मेरा अनुभव तो अभी फिलहाल में एक ही रहा है, क्योंकि मुझे शायद आप लोगों को जितना समय नहीं हुआ है 30,000 में आए हुए। मेरा एक अनुभव ये रहा है, जब कोर्ट के अंदर जब गोली चली थी, एक एडवोकेट को गोली लगी थी, उस टाइम मेरा चैम्बर भी फूटा था, मतलब मेरे चैम्बर पे भी अटैक हुआ था, जिसमें दीपक शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल रहा था। और मेरे जो एविडेंस हुए थे, जो सब कुछ हुआ था, मुझे उन्होंने फुल सपोर्ट किया था, और उनकी वजह से ही शायद मैं अपने चैम्बर को ठीक से कर पाई थी। और वो जो उस समय का जो पेन था, क्योंकि मैंने न्यूली ही परचेज किया था अपना चैम्बर उस टाइम पे, तो वो जो उस समय का जो पेन था वो मेरा उस टाइम पे कुछ कम हो पाया था, क्योंकि मुझे उनका सपोर्ट चाहिए था उस टाइम पर, और वो मुझे दिया था उन्होंने। जी जी। प्रदीप जी, जी सर। कुछ चीजें ऐसी रही जैसे कि हमारी बार की पॉलिटिक्स, और जी उसी को लेके मैं सीधा सीधा अगर दीपक से पूछूं, दीपक जी, जो वर्तमान में बार की पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो बार की वर्तमान में पॉलिटिक्स है, उससे एडवोकेट दीपक शर्मा कितना सेटिस्फाइड है? देखिए, मैं तो जो इस समय पॉलिटिक्स चल रही है बार के अंदर, उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गोल्डन एरा के अंदर प्रोफेशन ज्वाइन करा था, और अच्छा युग, स्वर्ण युग जो था हमारा प्रोफेशन का, उसका सूर्य अस्त हो रहा था और काले युग का सूर्य उदय हो रहा था। मैं उस पीरियड के अंदर मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करा था, क्योंकि मैंने अच्छे लोगों को जाते हुए और बुरे लोगों को आते हुए देखा इस प्रोफेशन के अंदर। अच्छे लोगों को कैसे जाते हुए देखा कि मैंने ये देखा कि प्रधान के पद के ऊपर 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो दोनों वोट नहीं मांगते थे। जी। वो बैठ के आपस में गप्पे कर रहे होते थे, और वोटर्स आता था और वो कहता था कि सर मैं आपको वोट डाल कर आया। वो कहता था यार बात कर लेने दे, ये बड़ा बिजी वकील है, आज मिल गया क्योंकि ये मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, इसके बाद तो पता नहीं कब ये नजर आएगा कोर्ट के अंदर, मेरे को हमेशा मुकदमे लड़ता नजर आएगा, इसे मौका ही नहीं मिलेगा बैठ के गप्पे मारने का। यानी कि उनको कोई परवाह नहीं होती थी कि वोटर उनको वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। उनको अपना ये होता था कि आज मैं अपने पुराने एक दोस्त के साथ, पुराने एक भाई के साथ बैठा हूँ और वो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जी। लेकिन जब कोई मुद्दा हो जाता था, कहीं पे वकीलों के लिए लड़ना होता था, तो ये नहीं देखते थे कि मैं हार गया हूं और ये जीत गया तो मेरे उसके साथ स्टैंड नहीं लेना है। सबसे पहले वो स्टैंड लेते थे आके। मैंने वो टाइम भी देखा कि दोनों को बराबर वोट मिले, एक वोट कैंसिल हो गया था, तो उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, कह रहा भाई ये जो वोट कैंसिल हुआ ना, ये सामने वाले को दे दो, ये प्रधान रहेगा, मैं जा रहा हूँ घर। That was a ये split. स्पोर्ट्स That सर was a स्पिरिट था split. सर Yes. शर्मा जी, लेकिन अब ना कहते हैं ना कोर्ट की राजनीति चेंज हो गई है, चेंज ये हो गई है, कहते हैं ना एक गाना निकला बड़ा सूट करता है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। यहाँ पर अपने ही नशे मन पर बिजलियां गिरा रहे हैं, कब किसके पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया जाए पता नहीं चलता, ये राजनीति रह गई है अब। तभी मैंने कहा ना कि मैंने एक बहुत स्वर्ण युग का जो कचहरी का था हमारा, उसके सूर्यास्त के समय में आया, जिस समय वो जी। खत्म होने के कगार पर था। निशा आर्या भी तो हमारे मैंने साथ जुड़ी दोनों हुई। तरह की निशा, चीजें देखी। मेरी आवाज आ रही हो तो आप बात करें। हाँ जी सर, मेरे पास आवाज आ रही है आपकी। जी बताएं। दीपक शर्मा जी आज सर कर्मयोगी की मैं सीट ये पर हैं। बोल रही है कि अपने अनम्यूट करें। जी हाँ हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है सर। मैम ये जी। बोल रही है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बार में कुछ अच्छे लोग तो वकीलों के साथ खड़े होते हैं, और मैंने तो दीपक सर से ही सीखा है हमेशा। मैं अपनी फ्रॉम द ऑडियो भी ऑन करें। निशा, ऑडियो भी ऑन मैं कर ले। ऑडियो ऑन कर रही हूँ। हाँ हाँ, अब बताएं। एक्चुअली में सर मैं बताती हूँ, लेकिन मैंने हाँ जी जी सर मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे दीपक सर से ही सीखा है कि कैसे वकीलों के साथ खड़ा होना है, मदद करनी है, और दीपक सर हमेशा मेरे गुरु रहे हैं। तो मैंने दीपक सर से ही सारी चीजें ली है। हर चीज हर बार यही नहीं होता कि हर पॉलिटिशियन गलत ही हो। सर की छत्र छाया में मैं भी पॉलिटिशियन बनी हूँ। तो आपको मैं बधाई हो, आपको बधाई अकेले हो। में राजी नहीं हूँ। मैंने सर से ही वकीलों के साथ खड़े होने सीखा है। आधी रात तो सर मेरे लिए भी खड़े हुए हैं हमेशा,
सर ने साथ दिया है, तो हर कोई, मैं कहती हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन इंसान अच्छा और बुरा तो ये वक्त ही करवाता है सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी जी, निशांत कुछ Thank कहना you. चाह रहे हैं? आबिद सॉरी, आबिद जुड़े हुए हैं। आबिद अहमद, एडवोकेट आबिद अहमद हमारे साथ है। सर को नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बताएं, दीपक सर के साथ आपका एसोसिएशन है, आप कैसा महसूस करते हैं एज ए मैन, एज एन एडवोकेट? सर भैया मैं तो सर बोलता ही नहीं, मैं तो बहुत टाइम से सर भैया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अराउंड ऑफ 13 साल हो गए भैया के साथ मुझे जुड़े हुए। जी 13 साल से मैं शुरू से ही भैया कहता हूँ, मैंने सर आज तक बोला नहीं, मैं तो बड़े जी भैया ही कहता हूँ। और भैया को तो मैं अपने बड़े भाई से भी ज्यादा मानता हूँ। अगर मुझे कोई जी डिफिकल्टी आज तक किसी भी काम के लिए हुई है, या कोई भी जरूरत में, जैसे मेरा पर्सनल भी काम है, घर परिवार का है, मैं अपने भाई से बाद में, बड़े भाई से बाद में जिक्र करूंगा, या अपने पापा से बाद में जिक्र करूंगा। मैं भैया के पास जाके अपनी परेशानी हमेशा रखता हूँ, अपनी पर्सनल परेशानी भी भैया के साथ रखता हूँ। भैया आज तक इतने बढ़िया एडवाइस देते आए हुए हैं, और हर तरह से, ये नहीं कि मेरा एज ए प्रोफेशनली, नहीं, मेरे पर्सनल, भैया की जितनी भी तारीफ मैं 13 साल में करूं बहुत कम है। भैया हर चीज हमारे साथ तो रहते ही हैं, क्योंकि भैया, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई ऐसा दिन होता हो अगर भैया को ना देखे हम दिन गुजर जाता हो। अगर शाम को 3 भी गया, तो सबसे पहले मेरा काम है कि शाम को घर जब ही जाऊंगा जब भैया जी का सर। आशीर्वाद ले लूंगा। तो भैया का इस आशीर्वाद तरह आज तक से मेरे साथ बहुत अच्छा रहा ये है। जो प्रशंसा का जो दौर है ये चलता रहेगा। मैं इनके बारे में थोड़ा सा प्रदीप जी, एक और बात आपको बताऊं, शायद आप तक भी नहीं पहुंची होगी, कि इसी सेकंड वेव ऑफ कोरोना में हमारे यहाँ एक लड़का था, सेवक था बेचारा। ही वाज नॉट एम्प्लॉय ऑफ बार, और ही वाज नॉट एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्टिकुलर एडवोकेट, बट वो बेचारा सेवादार था और सब वकीलों की वेस्टर्न विंग में सेवा करता था। उनके लंच ला देना, उनके लिए चाय ला देना, उनकी गाड़ी साफ कर देना, जो भी उससे लोग कराते। और सेकंड वेव में ही वाज इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, और उसके बाद अब उसका कोई नहीं था, वो कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला था, ये सब नॉलेज भी लोगों को नहीं थी। तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया दीपक भाई ने। दीपक जी ने अपने 2 लोगों को उसके साथ भेजा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और वो हॉस्पिटल में रहा काफी दिन। डेडा जी भी उसमें साथ थे और आते जाते रहे हॉस्पिटल में। अनफॉर्चुनेटली वो विक्टिम हो गया, वो उसकी डेथ हो गई। और क्योंकि उसका कोई लीगल वारिस नहीं था, तो उसकी डेड बॉडी करीबन वहां 20 दिन हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पड़ी रही, 20-22 दिन। और जब इनको पता लगा, इन्होंने वहां जाके बातचीत करी पुलिस वालों से, जो फॉर्मेलिटीज थी वो फॉर्मेलिटीज पूरी कराई, और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसका संस्कार करने के लिए हम लोग चलेंगे। मेरी भी बातचीत हुई और मेरी शिकायत भी रही, और जो इनका जस्टिफिकेशन रहा वो भी शायद इनके हिसाब से ठीक था। मैंने कहा था हम चलेंगे, उनका संस्कार करने चलेंगे। तो हुआ क्या कि एक दिन शाम को जब मैं आया तो इन्हें थका हुआ सा देखा मैंने, क्या हुआ, तो दूसरों ने बताया कि आज ये उस लड़के का, सागर नाम का लड़का था, उसका जो है वो निगम बोध घाट पर संस्कार करके आया। तो मैं थोड़ा सा नाराजगी क्या कहूँ, मतलब मुझे लगा कि मुझे नहीं बताया। मैंने इनसे कहा भाई मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं डेली टच में रहा हूँ। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दी, मैं खामोश हो गया। इन्होंने कहा मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि आपको ये वीडियो का शौक है, फोटोग्राफी का, और ये सब है। मैं वहां जाता, आप मेरी फोटो वोटो खींचते और पब्लिक डोमेन में ले आते, जो मैं नहीं चाहता था। मैं इसको प्रचारित नहीं करना चाहता था कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ। तो ये जो थॉट है, ये इस चैनल को मजबूर किया, इस चैनल को बाध्य किया इस बात के लिए कि कर्म योगी की श्रेणी में इनका नाम पहले उस पर रखा जाए, पायदान। ये जो क्वालिटी है कि कुछ कर दो लेकिन किसी को दिखाओ मत, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आपने भी देखा होगा, 1 दर्जन केला लेते हैं लोग और 4 दर्जन लोग उसमें फोटो खिंचवाने के लिए हाथ लगाए खड़े होते। तो ये सब सर चैनल को बटन कर देते, कोई दर्शक नहीं होता, मैं और वहां स्वागत पर करूंगा हाथ हमारे मिला साथ रहे अभिषेक कौशिक जी, एडवोकेट अभिषेक कौशिक जी, रोहिणी से जुड़ गए। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, इनके नेटवर्क में शायद हमारे में प्रॉब्लम थी या इनके में। कौशिक जी आपका स्वागत है। कर्मयोगी की सीट पर आज दीपक शर्मा बैठे हैं आपके भाई। तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे कोई बातचीत करें या उनके बारे में कुछ बताएं, ताकि हम पब्लिक डोमेन में उनके बारे में जो जानकारी आप देंगे उसको ला सकें।
देखो, बातचीत तो रोज होती है। नमस्कार भाई साहब जी। देखो, पब्लिक डोमेन में बात करना चाहें तो सबसे पहले तो मैं अपनी फ्रेटर्निटी की बात करूंगा। जी मैंने इनको जानना शुरू करा था अपने फ्रेटर्निटी के काम से, जी और जब से इनके कांटेक्ट में आया हूं मैंने देखा है कि ये बिना किसी अपने पर्सनल लोभ के, लालच के, किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, जहां ही नहीं देखता कि फ्रेटर्निटी की कभी कोई भी डिग्निटी चैलेंज करने लग रहा है तो उसमें खुल के सामने आते हैं, जिसमें कभी कोई इनका पर्पस ऐसा नहीं होता कोई पर्सनल पर्पस हो, कोई प्रोपेगेंडा हो कि कोई प्रमोशन हो, कभी नहीं देखा। कोई वकील भाई चाहे वो कहीं से भी कैसा भी बिलोंग करता हो, जो आजकल हमारे नेताओं में बात चलने लग रही है कि ये मेरी कास्ट का है तो मैं इसको करूंगा, या मेरा स्पोर्ट है तो मैं इसको करूंगा, डिवाइड और ऑल दीज थिंग्स, ये उनके साथ खड़े होते हैं। इवन इनसे बातचीत करते हुए जैसे कई इश्यूज हुए, मेरा इनका काफी पुराना साथ चुका का, तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं आपस में। तो मैंने देखा कि जितने भी अभी इश्यूज तब से लेकर अब तक इन 7-8 सालों में जो भी वकालत लेकर कोई बड़ा इशू हो, जैसे रास्ते में भी झगड़ा हो गया 30,000 में, लॉकअप में लेकर उसको लेकर जो व्यूज इनके अंदर से आते हैं वो बड़े एक्सेप्शनल है। हम सोचते हैं हमारे अंदर क्या पा रहे हैं, तब मुझे एक डिफरेंस समझ में आता है कि ये इस प्रोफेशन को कितना अपना मान के चलने लग रहे हैं, आप सबको कितना अपना भाई मान के चलने लग रहे हैं। तो जहां तक बात प्रोफेशनलिज्म की है, इनके बारे में आपको सबको पता है, वकील कितने अच्छे हैं। कोई छोटा भाई आए, कोई भाई आए मदद मांगे तो उनकी फाइल पढ़ना, उनको बताना, सजेस्ट करना, और कोई ऐसी ही किसी चीज से उन्होंने कभी मना करा किसी से, कोई छोटा भाई आई, बड़ा भाई आई, कोई आए, इनके लिए फ्रेटर्निटी सारी की सारी एक फैमिली है, कोई किसी के साथ कोई नहीं। तो मैं तो क्या है कि नेता होने की ज्यादा वर्ष में मैं बता पाऊँ चीजों को, लेकिन बहुत चीजें बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा। जी जी अभिषेक जी, अभी 3 दिन पहले एक वकील भाई के साथ झगड़ा हुआ, मलकागंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। इन्होंने, जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, पूरी टीम के साथ पुलिस स्टेशन में गए और बस एसएचओ के साथ मारपिटाई नहीं हुई, बाकी और सारे काम हुए। इनके एफर्ट से उसके सुनवाई हुई और उस जो एक्यूज पर्सन थे उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, और केस ही दर्ज नहीं हुआ, फिर जब वो कोर्ट में पेश हुए तो उनको थोड़ी सेवा भी की गई, और सेवा के बाद उनको सीधा जेसी भेजा गया, उनकी बेल वेल तो सारा क्या करना था उन्होंने। तो ये सब जो प्रयास है, ये जो सब जो पैशन बन गया है इनकी लाइफ का, ये लगता है कि योर माइंड ओपनर ने सही सिलेक्शन किया कर्मयोगी के लिए। कौशिक जी बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट सिलेक्शन है आपका जी, क्योंकि ये सिंगल एग्जांपल नहीं है, ऐसे और अनकाउंटेबल एग्जांपल्स। ये जज्बे की एक और बात बताऊं, समय थोड़ा बहुत कम है, इनके बारे में बोलता रहूंगा तो पूरी रात भी कम पड़ेगी, कि आज इनकी माताश्री की 3री पुण्यतिथि है, और कल ये प्रोग्राम मैं रख रहा था, तो कल किसी कारणों से, कुछ कारणों से प्रोग्राम नहीं हो पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो आज मैंने इन्हें अभी 5 बजे बोला कि ये प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे 6 बजे तुम्हें आना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आ जाऊंगा। तो मुझे लगा कुछ बात में गड़बड़ है, मैंने कहा क्या मूड ऑफ है, तो अब इन्होंने मुझे बताया कि आज ऐसे ऐसे सब रिलेटिव्स मेरे घर में है और आज ये चल रहा है। तो मुझे लगा कि मैंने शायद गलत टाइम चुन लिया, लेकिन मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो सब एक तरफ है कि अगर इन्होंने, मैंने कहा कि 4-6 भाई और जुड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 6 बजे सीट पे मिल जाऊं। तो ये जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द फेटर्निटी, कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द फ्रेंड्स, ये हर एक में नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मैं इनकी भूख बताऊंगा, इनकी भूख है वकील भाई, उनका साथ। हमारे साथ नीना शर्मा जुड़ रही है। नीना जी, नीना शर्मा एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गई थी। अच्छा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो समय थोड़ा बिल्कुल अपने एंड में जाता हुआ, और मैं इतना ही बता दूं कि जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बड़ा कठोर दिखता है, लेकिन अगर उसके अंदर जाया जाए तो उससे नरम गिरी और किसी चीज की नहीं होती। उसी तरह की कुछ शख्सियत दीपक शर्मा एडवोकेट की है कि बाहर से इतना दबंगई में दिखने वाला आदमी और बाहर से इतना कठोर, इतना मजबूत दिखने वाला आदमी जब किसी के दर्द को देखता है तो उसका अंदर तक दिल रोता है। ये मैंने इसको देखा है एहसास करते हुए, और ये एहसास और ये जो पीड़ा का, दूसरे की पीड़ा का समझना और दूसरे की दिक्कत को समझना, चाहे वो 2 एडवोकेट्स की लड़ाई हो, पीछे हमारे बार एसोसिएशन के एक लीडर की और दूसरे वकील की लड़ाई हुई, मार पिटाई हुई, उनके बीच में पड़ना, उनका सुलह समझौता कराना, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, आप सब लोगों ने भी सुना होगा।
तो ये जो पैशन है, एक तरफ समाज सेवा, एक तरफ अपनी जान की बाजी लगा करके और दूसरे के हित के लिए काम करना, एक तरफ अपनी प्रोफेशनलिज्म को भी बरकरार रखना, उसमें भी कहीं कोई बात ना आए। रात को 2 बजे तक भी अगर चैम्बर बैठे हैं तो सुबह वही 10 बजे जाके कोर्ट में हियरिंग करना, अपना हियरिंग अटेंड करना, और उसको में बाकायदा क्लाइंट को भी जस्टिफाई करना और जस्टिफिकेशन देना और उसको न्याय दिलवाना, ये सारी चीजें एक साथ लेके चलने वाला आदमी ही कर्मयोगी कहलाता है। और हमारे इस चैनल का मानना भी यही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि भगवान और आप सबका प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद, कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, हम भाइयों का साथ इन्हें हमेशा इसी तरह मिलता रहे, और ये अपने इसी जज्बे और इसी उत्साह के साथ समाज सेवा में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर इनकी उन्नति करे, जितना उन्नति ये कर सकते हैं उन हम सबको खुशी होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ केवल एक ही बात कह के आज के इस कार्यक्रम का समापन की तरफ ले चलता हूं कि बहुत लोग हैं जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानबूझकर उनको नहीं जोड़ रहा हूं, बिकॉज मेरे पास केवल और केवल 1 मिनट रह गया। तो हम कोशिश करेंगे अपनी फेडरेटरी में छुपे हुए ऐसी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने की। अगर आप भी, जैसे प्रदीप कादियान जी हमारे बीच में तो बैठे ही हैं, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं या आप नहीं जानते, किसी और के थ्रू जानते हैं, उन्हें हम बताइए। आज जितने कनेक्ट हुए सारे के सारे वॉरियर हैं मेरी नजर में। जी जी जी, बतानी शुरू करूंगा मैं तो सबको 24 घंटे भी कम है मेरे पास। जी जी, You तो are मैं head of आप the warrior. सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वॉच किया, इनके साथ मैंने दीपक लड़ाइयाँ भाई, लड़ी you हैं are खड़े head होके। of the warrior. You are head of the ये warrior. लीगल फ्रेटर्निटी के राइट के लिए ये सब लड़ते हैं। अभी तक विजेता ये में सबसे छोटी बच्ची है। पंडित सबसे ज्यादा दीपक मेरे को, शर्मा लिखते थे, प्राउड जो फील अब होता हम है वो इन्हें इस कहा पर होता करेंगे है पंडित कि दीपक जब शर्मा नवंबर में कर्म योगी। गोलीकांड हुआ था तो ये बच्ची बिल्कुल नहीं डरी थी, साथ खड़ी हुई थी हमारे आके। जी जी, चलिए सर, हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, कुछ नए पहचान के साथ। तब तक के लिए इतना ही, और आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय जय कर्म, भारत। जय भारत. कर्मयोगियों की भी जय हो।